ट्वेल्थ क्लास प्यारे बच्चों, ट्रांजिस्टर जिसका एक्शन आप समझ चुके थे पिछली वीडियो में। आइए इसका महान यूज, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। प्यारे बच्चों, यही है बस वो, इस आर्टिकल से आप सब कुछ समझ जाएंगे कि ट्रायड वाल्व्स में क्या करता था, वो सारा काम ये इस जमाने में कैसे कर रहा है। वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। पर उससे पहले ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनते रहना, क्योंकि ये अगर उलझन आ गई सामने तो बड़ा कहानी खराबी हो सकती है। ध्यान से मेरी बात सुने। पहले मैं वो बता रहा हूं जो आपको नहीं करना है, पर इसके करे बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए उसको मैं रफली बता रहा हूं। ध्यान दें। जैसे NPN ज़्यादा एक्टिव होता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं खुद चलने के लिए, और इसको एमीटर कहा जाएगा, इसको कलेक्टर, इसको बेस। इसको दिखाने का तरीका प्यारे बच्चों, इस बेस को ऐसे दिखाया जाता है। इसका कनेक्शन एमीटर से भी, इसका कनेक्शन कलेक्टर से भी है। बेस का कनेक्शन एमीटर से भी है और कलेक्टर से भी है, परंतु कलेक्टर और एमीटर आपस में कनेक्ट नहीं, इसलिए एमीटर और कलेक्टर को आपस में कनेक्ट मत करना। बहुत जगह ये देखने को मिलता है, ये गलत है। बोथ शुड नॉट बी कनेक्ट, बट बोथ शुड बी कनेक्ट विद बेस। ध्यान रखेंगे इस बात का, छोटी सी बात है पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 कनेक्शन बाहर निकलेंगे। जैसे आपको कहा गया था कि इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस रखा जाता है, तो इस पर को एरो बना दोगे। अगर ये NPN है, NPN, N यानी कि एमिटर, NPN, ये N रहा होगा, ये P रहा होगा, ये N रहा होगा, तो PN, P से N की तरफ, जानते हो ना, नेगेटिव ऐसे जुड़ जाएगा था, बाकी नेगेटिव को पॉजिटिव ऐसे, तो उसमें करंट ऐसे जाना शुरू हो गया था ना, ऐसे बेस से एमीटर की तरफ, बेस टू एमीटर, ये एरो शो कर देंगे। ये हो गया सिंबल ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। जो आर्टिकल इस वीडियो में होना है उसके अकॉर्डिंग नाम मैंने अभी दिया एम्पलीफायर। ध्यान में प्यारे बच्चों, इसके एक्शन में यह समझाया गया था आपको कि बेस करंट बहुत वीक होता है, इसलिए कलेक्टर करंट एमिटर करंट के लगभग बराबर होता है, स्लाइटली लेस देन। ये क्यों कहा गया है, आज आप इस बात को समझें। प्यारे बच्चों, जो करंट इसमें फ्लो होगा, अगर एमिटर में जाता है तो बाकी दोनों से निकलता है, सॉरी इसे उल्टा जाएगा ना, ये और इसमें एंटर करें, ऐसे करें। कलेक्टर करंट और एमीटर करंट लगभग बराबर। प्यारे बच्चों, अगर आप इसको एक लार्ज रेजिस्टेंस और हाई टेंस बैटरी दोगे NPN, N नेगेटिव को पॉजिटिव ऐसे, और इसको क्या देते हो, NPN नेगेटिव को नेगेटिव। ये बताना जरूरी है, करना नहीं है, और बहुत जल्दी 5 मिनट के अंदर आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसलिए ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनते रहें। ये दोनों करंट लगभग बराबर है। इन रियलिटी इट इज स्लाइटली लेस देन दिस। ऐसे प्यारे बच्चों, इसमें फ्लो होने वाले करंट को अगर जरा सा चेंज कर दें, यहां पे एक ऐसा सिग्नल, मतलब जैसे हमारी ऑडिबल साउंड है, उसको इलेक्ट्रिक ऑस्किलेशंस में कन्वर्ट करके यहां अप्लाई कर दिया जाए,
तो उससे ये करंट कम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ये जो करंट इसके अप्लाइड वोल्टेज की वजह से, वेरिएबल वोल्टेज की वजह से करंट जो कम ज़्यादा होगा उतना ही वो भी कम ज़्यादा होगा, उतना ही वो भी कम ज़्यादा होगा, परंतु वो करंट इस लार्ज रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है, IR है। इसके बहुत ज़्यादा हो जाने से इधर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, फॉरवर्ड बायस्ड है तो करंट फ्लो हो रहा है यानी रेजिस्टेंस बहुत कम है। रिवर्स बायस करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो करंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो पतला बेस होने करंट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो दूसरा मैटर है, पर वोल्टेज कैसा लगा हुआ है, रिवर्स बायस्ड, लार्ज रेजिस्टेंस, ऊपर से हमने लोड लगा रखा है लार्ज। जब करंट दोनों में सेम है, IR करंट दोनों में सेम है, एमीटर भी और कलेक्टर भी, पर यहां का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां का वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये जरा सी करंट की चेंजिंग वहां के वोल्टेज की अच्छी खासी चेंजिंग कर देगा, एक बढ़ा हुआ वोल्टेज प्राप्त होगा जिसको दोबारा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। परंतु इस बढ़ी हुई ऊर्जा और ये आवश्यक एनर्जी यहां से ले ली जाएगी हाई टेंशन बैटरी से या लार्ज सेल से, परंतु इस एनर्जी को बढ़ाने में करंट का योगदान नहीं है बिल्कुल भी। करंट इसका लगभग बराबर कर दिया गया था, नहीं तो उसकी वजह से होता है कि लिटिल लॉस ही हो रहा होगा। ये बहुत ज्यादा हो गया, इसको ज्यादा करने में ये थोड़ी ज्यादा है, ये तो बल्कि कम है इससे और स्लाइटली कम है। इसलिए यहां जो बेनिफिट हो रहा है उसमें आई का कोई कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं, बल्कि एक लिटिल लॉस प्रोवाइड कर रहा है। सोचो प्यारे बच्चों, मैं अब ऐसे स्टेप पे आ रहा हूं जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आप समझ चुकेंगे कि ये बात क्यों बताई गई है, बड़े आराम से समझ जाएंगे। ध्यानपूर्वक बिल्कुल अलर्ट हो जाएं अब जो मैं बताने जा रहा हूं। इसमें बेस को कॉमन लिया गया था, जो लेफ्ट और राइट दोनों सर्किट के लिए कॉमन है। यह होता था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन बेस एम्पलीफायर। सावधान, फुल अलर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोलने जा रहा हूं। अगर कॉमन हम बेस का ना लेके एमीटर को ले लें तो भयंकर फायदा हो जाएगा। एमीटर, बेस, कलेक्टर। अगर आप NPN ले रहे हो तो एमीटर होता है एमीटर, बेस, कलेक्टर। ध्यान रखना सीक्वेंस हो ही रहेगा। NPN, P से N की तरफ करंट फ्लो, इसको ले लिया कॉमन, अर्थिंग भी कर दी। और ध्यान देना प्यारे बच्चों, NPN पॉजिटिव को पॉजिटिव, NPN नेगेटिव को पॉजिटिव, वो भी बड़े वाले। एंड लार्ज रेजिस्टेंस लोड RL। प्यारे बच्चों यहां ध्यान दें, बेस करंट नाम मात्र का होता है माइक्रो में, बहुत वीक करंट होता है, जबकि कलेक्टर करंट इससे बहुत ज्यादा होता है। ये तो मानते ही हो। एमीटर करंट और कलेक्टर करंट लगभग बराबर ही होते हैं और बेस करंट नाम मात्र का होता है, ओनली 5%, और 95% कलेक्टर होता है। ये IE = IB + I तो ऑलवेज ट्रू है।
एमीटर करंट का 5% लगभग होता है बेस करंट, बल्कि इससे भी कम होता है, और 95% बल्कि इससे भी ज्यादा होता है कलेक्टर करंट। यानी कि इस बेस करंट को देखते हुए ये करंट बहुत ज्यादा है। इसमें अगर हल्की सी चेंजिंग कर दी जाए तो वहां भयंकर चेंजिंग होनी है, तो पहले जैसे ही होगा, परंतु वोल्टेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, परंतु इसमें करंट का भी भयंकर वाला योगदान होगा, क्योंकि करंट भी वहां का बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है ही वहां का। ये फायदा है। इसलिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं किया जाता है, कॉमन एमिटर ही यूज किया जाता है, और यही अब आपके सिलेबस में है। प्यारे बच्चों, अगर मैं डायरेक्ट यही बता देता तो आपका दिमाग खराब होना शुरू हो जाता। क्या कर दिया? चाहो तो वीडियो दोबारा देख लेना और बिल्कुल कंफर्म हो गई कॉमन एमिटर क्यों लिया गया है, सोच के तब आगे बढ़ेंगे। अब आप आज की हेडिंग डाल सकते हैं इतनी मेहनत करने के बाद। ट्रांजिस्टर एज एन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर ब्रैकेट में कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और यही आएगा सिलेबस में, है ही सिलेबस में भी। ओके, और क्या करेंगे यहां तो मैं मिटा दूंगा, अब इसको आप नोट कर लेना। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग डालने के बाद पहला स्टेटमेंट और उसके बाद डायग्राम बन जाएगा। ध्यान उठा लें बस कलम अपनी। टू यूज, अगर एनपीएन या पीएनपी आए तो वही बोलना, नहीं तो कोई सा भी लिख देना, ठीक है। उसके अकॉर्डेंस डायग्राम बनेगा। बस इधर वाले को फॉरवर्ड बाय सकते हो, उधर का रिवर्स बाय सकते हो, लो टेंशन हाई टेंशन, इसका ध्यान रखना भाई। कार्यविधि एक जैसी है सब कुछ। हेडिंग डाल दी और लिखेंगे ट्रांजिस्टर, पूरा लिखना तो पूरा लिखना जो बना हुआ है या जो पूछेगा वो। एनपीएन ट्रांजिस्टर, सॉरी, टू यूज एनपीएन ट्रांजिस्टर as an amplifier, the necessary circuit diagram is as given below, और वो ये बना दीजिए। ओके, इतना जल्दी कर लें, पॉज करके कर ही लें। मैं इतनी लाइटिंग वैसे देख लेता हूँ क्या आ रही है, और ये चला गया, तो बस ठीक हो गया। ठीक, पॉज करके प्यारे बच्चों जो स्टेटमेंट बोला मैंने और डायग्राम बना लें पहले। इसको VCC कह देना, इसको VBB कह देना। बार बार गया ये, इतना पोर्शन आ रहा है, बस ठीक है, सही है। और ये वोल्टेज पोजिटिव ये है बेस वाला, बेस टू एमिटर वोल्टेज ये है, और इसका प्लस ये है। कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज ये है, जो कि एक पार्ट इसमें बढ़ चुका है। यहां से ये करंट जाएगा, IE एंटर करेगा तो उसमें से बाहर निकलेगा, इसमें एंटर करेगा और कलेक्टर करंट भी एंटर करेगा। ये दोनों मिलके बेस करंट के इक्वल होते हैं, ये बाहर निकलेगा। IC IE, IE is equal to IB plus IC, always hold। डायग्राम बन गया। टू यूज एज गिवन बिलो, हो गया ना। लिखेंगे
when base current is changed according to applied signal, input signal. Base current change when input signal is applied in input circuit. Due to this, collector current is highly changed. This highly variable current flows through load and voltage across collector to base is highly changed. ये मेन काम तो हो गया कि वहां पे जो अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई किया, इनपुट वोल्टेज, उससे बेस करंट चेंज हुआ और बेस करंट के चेंज होने से कलेक्टर करंट हाईली चेंज हुआ, ठीक है। और वो हाईली चेंज करंट लोड में गया और एक हाईली चेंज वेरिएबल वोल्टेज वहां प्राप्त हो गया, जिसका एम्पलीट्यूड इसको देखते हुए काफी ज्यादा रहा होगा। पर यह पर्याप्त नहीं है, इसमें तो बहुत कुछ है। आपने देखा, मैंने भी डायग्राम नहीं बनाया कि बात है उसमें कुछ। जब आप इतना लिख देंगे, यहां अप्लाई किया जाता है, ये लिखना पहले इस डायग्राम के बाद, जिससे बेस करंट चेंज, सो IC is highly changed and a highly amplitude voltage, variable voltage is obtained across collector to emitter. डायग्राम क्यों नहीं बना रहा हूं? फेस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल। इतना लिखने के बाद आप बाकायदा हेडिंग डालेंगे, फेस रिलेशनशिप, फेस रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। यह हेडिंग डाल के, ओके, क्या लिखेंगे? इन इनपुट सर्किट या इन बेस एमीटर सर्किट। देखिए जरा, VBB इज इक्वल टू IR, IB और R जो भी इनपुट है, जो कि बहुत कम है फॉरवर्ड होने के कारण, ये वैरी करेगा उसको, ये वोल्टेज लगा हुआ है। उधर के साइड की बात करें, कलेक्टर एमीटर सर्किट, VCC इज, ये अप्लाई कर दिया, कुछ इसमें सीरीज में है ना, इसमें ड्रॉप हो गया, IC करंट ऊपर जा रहा है, तो IC इंटू RL इक्वल टू IR ना, इतना वोल्टेज यहां ड्रॉप हो गया, बाकी बचा हुआ मिला इसको, यानी कि अब CE निकाल दीजिए, CE, तो VCC में से कितना माइनस हो गया? IC RL। विचार करें जरा इसको, मैंने क्या किया, टोटल वोल्टेज ये का एक पार्ट इसमें ड्रॉप हो जाएगा, बाकी उसमें अप्लाई हो जाएगा, तो VC में से इतना पार्ट माइनस कर दो, बाकी इसमें अप्लाई पार्ट आ गया VCE। आपने हेडिंग डाली हुई है फेस रिलेशनशिप। ध्यान दें, एक ही झटके में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये उतार देना है, इन BE सर्किट दिस एंड इन C सर्किट दिस, और अब बड़े प्यार से सुनिए क्या करना है। ऑन इंक्रीजिंग IB, ऑन इंक्रीजिंग फॉर हाफ साइकिल, व्हेन IB is increased,
तो अप्लाइड वोल्टेज आपने बढ़ाया, अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज, सो आई बी इज इंक्रीज, सो आई सी इज हाईली इंक्रीज। इंक्रीज चल रहा है। अप्लाइड वोल्टेज when VBB or applying voltage increased, IB increased, so IC is highly increased। और हाईली इंक्रीज जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा माइनस होगा, ये तो फिक्स है। 40 वोल्ट 50 वोल्ट जितना भी होगा, ज्यादा माइनस जाएगा तो कम बचेगा। सो जितना इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा उतना IB बढ़ेगा, उतना IC बढ़ेगा, अर्थात VC में से उतना ही ज्यादा घटेगा, अर्थात उतना ही कम बचेगा, कम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड हाई होगा, जो परिवर्तन उसमें होगा उसमें हाईली परिवर्तन होगा, परंतु वहां ज्यादा होगा या कम होगा। यानी फेस रिलेशनशिप बिल्कुल उल्टी, पहले कम होगा, हाँ मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड निसंदेह ज्यादा होगा कि वहां का IR और यहां का IR, वहां का IB कम है, बेस करंट है, यहाँ का IC ज़्यादा है, वहाँ का R कम है, फॉरवर्ड बायस है, यहाँ का R ज़्यादा है, रिवर्स बायस है। ज़्यादा तो है, फेजर रिलेशनशिप उल्टी होगी बस। जितना हाईली वो ज़्यादा हो रहा उतना हाईली कम होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट, इसका डायग्राम नहीं बना था, उल्टा डायग्राम बनेगा, ध्यान रखना, बड़ी अच्छी तरह ध्यान रखना इस बात का। फेज रिलेशनशिप में क्या लिखना है अच्छी तरह जानना है। सब पे ये लिख देना, उसको ही समझाना है। ऑन अप्लाइंग सिग्नल, इनपुट सिग्नल इन बेस एमिटर सर्किट, VBB इंक्रीज्ड, या अप्लाइड या B is voltage increased, so IB increased, so IC is highly increased, so VCE is decreased according to equation 2. Okay, so there is 180 degree, opposite में 180 हो जाता है, there is 180 degrees phase difference between input signal and output signal. ओके, ये फेस रिलेशनशिप वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्यारे बच्चों इसका अंतिम भाग रह जाता है तमाम गेन्स। इन गेन्स के लिए वो आप थोड़ा सा सचेत हो लें। और क्या करना पड़ेगा, मुझे यही काम चलाना पड़ेगा। इधर का पोर्शन अगर आपको दिख रहा हो तो आप क्या करेंगे, चलो मैं मिटा ही देता हूँ डायग्राम, आप अपना डायग्राम देखना, ठीक है, बताना ही पड़ेगा। अपना डायग्राम देखना, क्योंकि अब सब समझ में आएगा, पढ़ने वाले बच्चों के लिए सब समझ में आएगा। फेस रिलेशनशिप के बाद की हेडिंग डीसी करंट गेन। बीटा से शो करते हैं फॉर डीसी। उधर का करंट कलेक्टर करंट अपॉन इधर का करंट बेस करंट। अगर उधर का वोल्टेज कलेक्टर टू एमिटर था ना, कलेक्टर टू एमिटर, पहले प्यारे बच्चों यही लिखना है, क्यों, इसको देख के ही डेफिनेशन लिखी जाएगी और आप बड़े आराम से सारे बच्चे डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले डायग्राम, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। बड़े आराम से लिख सकते हो, आई होप, मुझे पूर्ण विश्वास है। नेक्स्ट हेडिंग एसी करंट गेन। कुछ डिस्टरबेंस आ रहा होगा तो थोड़ा कोऑपरेट करना। आज बसंत पंचमी है ना, पतंग तो आप लोगों ने भी उड़ाई होगी, यहाँ अब तक उड़ रही है, उसका शोर लग रहा है। पता नहीं स्कॉलर माइक की वजह से अगर
कोई दिक्कत ना हो रही तो बड़ी अच्छी बात है, अगर दिक्कत हो रही तो कोऑपरेट करें और सोचें जब आप पतंग उड़ाते हो कितना अच्छा लगता है, वही उन्हें अच्छा लग रहा है और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, भी कोऑपरेट करें जरा। अगर आप AC आ जाता हो तो चेंजिंग आ जाती है और कुछ नहीं। फॉर AC चेंज इन कलेक्टर करंट, चेंज इन बेस करंट, C वोल्टेज चेंज होना चाहिए। इट इज, जो लिखना है ये लिखना बहुत जरूरी है, इट इज डिफाइंड एज द हैंडल AC करंट के, तो इट इज लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। हो गया, हैंडल लेंगे। वोल्टेज गेन, ए से शो करते हैं और एक क्या हो जाएगा, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। बस पहले इसको लिख के डेप्थ से लिख देंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन इनपुट वोल्टेज। ये लिखे पहले, ये लिख के डेफिनेशन लिख दें पहले, तत्पश्चात कभी देखना हो तो मैं पढ़ देता हूं। इसको एक हेडिंग हो रहा है तो कॉपरेट कर रहे हैं, सारा बोर्ड में एक साथ आ नहीं पाता। ये लिख के इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। A इज इक्वल टू आउटपुट I इंटू R, ये होता है। तो करंट, आउटपुट का करंट तो कलेक्टर करंट हुआ ना, और ये आउटपुट रेजिस्टेंस, तो चेंज खाली करंट में चेंज होने के कारण हुआ, आउटपुट वोल्टेज तो कांस्टेंट है। इनपुट की बात करें तो डेल्टा I बेस करंट चेंज हुआ है और इनटू R इनपुट, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, इट इज बीटा फॉर AC करंट गेन और इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस देखते हो ऑलरेडी बहुत ज्यादा, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस गेन। वर्ड में लिख देना, रेजिस्टेंस गेन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बेहतर है कि रेजिस्टेंस गेन तो है ही है, करंट गेन इज आल्सो देयर। जबकि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर जो हम यूज कर रहे थे एम्पलीफायर की तरह, तो उसमें ये तो गेन था परंतु करंट में गेन नहीं था, बल्कि एक लिटिल लॉस था। यहां फायदा ही फायदा है। यहां तो अपडेट करेंगे। और लास्ट हेडिंग प्यारे बच्चों, पावर गेन। पावर गेन, आउटपुट पावर और इनपुट पावर में चेंजिंग का रेशियो इज कॉल्ड पावर गेन। पहले लिख देना, पावर गेन इज डेल्टा P आउटपुट अपॉन डेल्टा P इनपुट। फिर डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन आउटपुट पावर टू द चेंज इन इनपुट पावर। ये लिखने के बाद उसको आगे बढ़ाना, स्टेटमेंट लिखने के बाद पावर गेन इज इक्वल टू होता I स्क्वायर R। तो चेंज इस कारण से होगा, केवल इस कारण से। ये आउटपुट की बात चल रही है, तो आउटपुट का करंट था कलेक्टर करंट की चेंजिंग, डेल्टा IB का स्क्वायर इनपुट
आउटपुट करंट कलेक्टर करंट है और इनपुट करंट इस वक्त बेस करंट है, अगर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ले रखा है तो इट इज बीटा IC upon IB and square also beta for AC square into R output upon R input रेजिस्टेंस गेन जो ऑलरेडी बहुत सारा है पहले से, और बीटा ऑलरेडी ज्यादा स्क्वायर और ज्यादा हो गया, यानी कि पावर में अच्छी खासी गेन देखने को मिलती है, जिसकी पूर्ति वही लगी हाई टेंशन बैटरी से कर ली जाती है। ओके, तो ये काम प्यारे बच्चों जैसे मैंने लिखवाया कि पीएनपी ट्रांजिस्टर को यस एम्पलीफायर की तरह यूज करने के लिए ऐसा डायग्राम बनाया जाता है। इस बिलो डायग्राम बन गया, सर्किट डायग्राम। इसमें क्या था वो, बेस एमिटर। अब तो माइंड से सोचना पड़ रहा ना, कैसे बना हुआ था फिगर, सोचना पड़ रहा है। जब बना रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बेस एमिटर सर्किट में इनपुट वोल्टेज लगाने से बेस करंट चेंज होता है, जिससे कलेक्टर करंट हाईली चेंज होगा, और कलेक्टर टू एमिटर सर्किट में रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है रिवर्स बायस होने के कारण, तो वहां का वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज को देखते हुए हाईली एम्पलीट्यूड के साथ वेरी करेगा या चेंज होगा। बस उसके बाद फेस रिलेशनशिप मैं समझा चुका आपको। उसके बाद डीसी करंट गेन, एसी करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर, ये काम आपको करना है। अगर एम्पलीफायर, अगर क्या इसका आना लगभग तय है, अगर आ जाता है गेन्स को जरूर बता देना, कभी सोच रहे हो गेन को बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये अच्छी वीडियो है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपडेट कर लें, आज ही अपडेट कर लें जैसे इस वीडियो को देखोगे, और अगली वीडियो बहुत जल्द तुरंत ही पहुंच जाएगी आपके पास। ओके प्यारे बच्चों, बाय।